हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद संप्रदाय की। हमने संरचनावाद और प्रकार्यवाद दोनों ही पढ़ लिए हैं। संरचनावाद विलियम वुंट ने दिया था और प्रकार्यवाद जो है विलियम जेम्स ने दिया था। वैसे दोनों एक ही चीज़ से, एक ही संप्रदाय से बिलोंग करते थे, चेतना के विज्ञान से। लेकिन विलियम वुंट ने कहा कि चेतना पे अध्ययन करो और विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना के कार्यों पर करो। तो इसीलिए उन्होंने दोनों ने अपनी अलग अलग विचारधारा कर ली और अपना अलग संप्रदाय बना लिया। तो उसके बाद में जब उन दोनों संप्रदायों के अंदर मतभेद हो गए तो व्यवहारवाद आया, जो कि जेबी वॉटसन लेके आए थे। ये सब जानते हैं कि जेबी वॉटसन जो है व्यवहारवाद संप्रदाय लेके आए। समर्थन करता थे बीएफ स्किनर, जिनको ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर कहा जाता है, इवान पेट्रोविच पावलव, कार्लाइल हल, विलियम मैकडूगल। ये सभी कौन थे? व्यवहारवादी थे। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारवाद संप्रदाय को सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे उसका। और वैसे व्यवहारवाद संप्रदाय से थॉर्नडाइक भी जुड़े हुए थे, लेकिन ये मूलतः प्रकार्यवादी थे। ठीक है। वैसे इन्होंने सिद्धांत भी दिया था जो कि व्यवहारवाद में पढ़ते हैं अपन, लेकिन ये मूलतः कौन थे? ये प्रकार्यवादी थे। और प्रकार्यवादी संप्रदाय किसने चलाया था? विलियम जेम्स ने चलाया था। और व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना सन 1913 में हुई। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और उससे पहले दिन भी जिक्र किया था कि 1905 के अंदर जो है विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर व्यवहार शब्द की व्याख्या की थी। तो सबसे पहले व्यवहार शब्द का जो जिक्र किया था विलियम मैकडूगल ने किया था। और उसके बाद में जो है 1913 में जो वाटसन है, इन्होंने पूरी तरीके से व्यवहार पे अध्ययन करके व्यवहारवाद दिया। कोलंबिया जो कि अमेरिका के अंदर विश्वविद्यालय है में जेबी वॉटसन द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। और 1913 में 1912 से 14 के मध्य संरचनावाद जो कि विलियम वुंट का था और प्रकार्यवाद जो कि विलियम जेम्स का था के मध्य मतभेद के कारण 1913 में व्यवहारवाद आया, जो कि जेबी वॉटसन लेके आए थे। उससे पहले व्यवहार शब्द 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम इन्होंने जिक्र किया। और व्यवहार की जो व्याख्या की थी, वर्णन किया था उत्पत्ति के रूप में, जो चर्चा की थी, वो 1913 के अंदर जेबी वॉटसन ने की थी। इसीलिए माना जाता है कि 1913 में व्यवहारवाद जो है वो लेके आए थे जेबी वॉटसन, और इन्हीं को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जेबी वॉटसन ने 3 पुस्तकें लिखी थी। वैसे पुस्तक नहीं पूछी जाती, लेकिन कई बार एग्जामिनर का दिमाग इतना घूम जाता है तो पुस्तक भी पूछ लेते हैं। तो हमें जो मेन पुस्तक है, जैसे जो है साइकोलॉजिया पुस्तक रुडोल्फ गोयकले ने दी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल ने दी थी। तो इस तरीके की जहाँ पे कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया हो, उन पुस्तकों के नाम याद रखने चाहिए। तो जेबी वॉटसन ने 3 पुस्तकें लिखी थी। सबसे पहले 1914 में, 1913 के अंदर इन्होंने ये व्यवहारवाद दिया। फिर 1914 में व्यवहारवाद मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, ये पुस्तक का नाम था। सर्वप्रथम जेबी वॉटसन द्वारा व्यवहार शब्द का वर्णन इसी पुस्तक में हुआ। अब ये लाइन समझने वाली है। यहाँ पे कहा गया है सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन किसके द्वारा? जेबी वॉटसन के द्वारा। और वैसे सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के अंदर। लेकिन जेबी वॉटसन ने सबसे पहले कौन सी बुक में किया था? व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा के अंदर। यानी जेबी वॉटसन ने तो पहली बार कब यूज़ किया? 1914 में अपनी पुस्तक में व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा में। लेकिन सबसे पहले व्यवहार जो है शब्द है वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो विलियम मैकडूगल है उन्होंने 1905 में किया था। सेकंड बुक इनकी है सन 1919 में इन्होंने लिखी थी, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। क्योंकि ये जो मनोविज्ञान को ये पूरी तरीके से व्यवहार का अध्ययन मानते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी सारी पुस्तकों के अंदर व्यवहार का जिक्र किया है कि व्यवहार एक्चुअल में होता क्या है। सन 1924 में फिर इन्होंने व्यवहारवाद पुस्तक लिख दी। और ये पुस्तक जो थी इनकी
पूर्णतः व्यवहारवाद पर आधारित थी। इससे पहले जो 2 पुस्तकें थी था उनके अंदर व्यवहार के अलावा भी इन्होंने जिक्र किया है, अलग अलग संप्रदायों के बारे में बताया है, लेकिन जो 1924 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी वो केवल और केवल व्यवहारवाद पर डिपेंड पुस्तक थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यवहारवाद की अवधारणाओं का जिक्र किया गया है। जेबी वॉटसन के अनुसार जो व्यवहार की उत्पत्ति है वो उद्दीपक यानी स्टिमुलस व अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स से होती है, यानी उद्दीपक व अनुक्रिया से होती है। जेबी वॉटसन ने ऐसा कहा कि जो व्यवहार होता है ना वो जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जब जो वो बॉन्डिंग बनता है, जो वो दोनों एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं तो व्यवहार की उत्पत्ति होती है। अब उद्दीपक क्या होता है यानी स्टिमुलस क्या होता है, तो उद्दीपक जो है पर्यावरण का एक घटक है जिसे प्राणी प्रक्रिया करके प्राप्त करना चाहता है। और ये क्वेश्चन जो है एक बार एग्जाम में बन भी चुका है भी, उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक पर्यावरण का ऐसा घटक होता है जिसे हम लोग यानी प्राणी जो है वो प्राप्त करने का प्रयास करता है और वो उसे प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि उसे वो मिल जाए क्योंकि उसको आवश्यकता होती है। फिर अनुक्रिया क्या होती है, हमने अनुक्रिया, सहज क्रिया, प्रतिक्रिया के बारे में जिक्र किया था। तो अनुक्रिया जो होती है वो मैंने बताया था अधिगम के लिए की जाने वाली क्रिया, यानी मानव द्वारा की जाने वाली वह क्रिया जो किसी उद्दीपक से जुड़ी हुई होती है। उद्दीपक को प्राप्त करेंगे तो ही हमारा अधिगम होगा ना, तो अधिगम करने के लिए जो क्रिया होती है उसको अनुक्रिया बोलते हैं, यानी जो उद्दीपक से जुड़ी होती है उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। इसके लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कहना चाहता है कि जो अनुक्रिया है ना वो करने के लिए हमें किसी प्रकार के आनुवंशिक गुणों की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें अपने पूर्वजों से गुण मिले हैं तो ही हम अनुक्रिया कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अनुक्रिया के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे हम अधिगम के लिए अनुक्रिया कर सकें और हमारे अंदर ऐसी सोच आए कि हमें ये उद्दीपक प्राप्त करना है। बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहेगा वह उसी अनुसार अनुक्रिया करेगा, न कि आनुवंशिक गुणों के अनुसार। ये पूरी लाइन में ये कहना चाहता है कि जो अनुक्रिया होती है जो अधिगम के लिए क्रिया की जाती है, तो अधिगम जो है वो डिपेंड करता है वातावरण पे। हम जिस वातावरण में रहेंगे हम उसी तरीके का अधिगम करेंगे, हम उसी तरीके से किसी स्टिमुलस को प्राप्त करना चाहेंगे। वो स्टिमुलस अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने व्यवहार जो है उसको सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है ना, इन्होंने कहा है कि व्यवहार वातावरण पर डिपेंड करता है। मतलब जैसा हमारा वातावरण होगा हमारा व्यवहार वैसा ही होगा। अगर अच्छा है तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, और अगर वातावरण बुरा है, अगर अच्छा नहीं है तो उसमें हम बुरे बन जाएंगे। तो ये जो कोई भी होते हैं, विलन होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, ये डाकू होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कोई आनुवंशिकता नहीं होती इनके अंदर कि ये जन्म से ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता। ये एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे एनवायरनमेंट में ये पलते बढ़ते हैं कि जहाँ पे इनको यही चीज़ें शुरुआत से देखने को मिलती हैं। और कोई भी बच्चा जन्म से ही पंडित, ज्ञानी, ध्यानी नहीं बन जाता, उसे एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है कि फिर वो क्या बन जाता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वैसा ही बन जाता है जैसा उसे एनवायरनमेंट में बनने के लिए प्रेरित किया गया है। इसीलिए जेबी वॉटसन ने एक परिभाषा दी है कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए। मतलब वो किसी प्रकार से एबनॉर्मल नहीं होने चाहिए, उनका दिमाग सही होना चाहिए, वो बुद्धिमान होने चाहिए, मंद बुद्धि ना हो। तो स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं उसे शिक्षक बना दूंगा, इंजीनियर या वास्तुकार या चोर भी बना सकता हूँ। ऐसा इसलिए कहा है कि बच्चे की जो परवरिश होती है, उसका व्यवहार होता है, उसकी आदतें होती हैं, वो सारी की सारी वातावरण पे डिपेंड करती है, किसी भी तरीके से आनुवंशिकता पे डिपेंड नहीं करती। कई बार बहुत ही इंटेलिजेंट माता पिता का बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है, या फिर कई बार बहुत ही मंद बुद्धि माता पिता जो होते हैं उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि आनुवंशिकता से इन चीज़ों पे असर पड़ता है। इन चीज़ों पे वॉटसन ने माना है कि व्यवहार का असर पड़ता है, वातावरण का असर पड़ता है, कि हमारा जो व्यवहार है वो कैसे बनता है, वातावरण जैसा मिलेगा हम वैसे ही बन जाएंगे। और ये परिभाषा बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। एग्ज़ाम में ये इतनी बड़ी परिभाषा नहीं पूछते, एग्ज़ाम में सीधा सा पूछते हैं कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं कुछ भी बना दूंगा। तो एक बार इस तरीके से भी ये परिभाषा पूछी गई थी, तो ये जेबी वॉटसन ने दी है।
ठीक है। और इस वॉटसन के व्यवहारवाद के बाद में आया था समग्रवाद, ठीक है, जिसको हम संज्ञानवाद भी कहते हैं, गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। तो ये जो है इन्होंने क्या कहा था, वैसे गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप। वैसे ये गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज का। तो इसका मतलब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में पूर्ण रूप होता है। अगर हम इंग्लिश में इस शब्द को देखें तो इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। इसका जो मीनिंग लिया जाता है वो किसी वस्तु के पूर्ण रूप से लिया जाता है, गेस्टाल्ट का मीनिंग। इसीलिए इंग्लिश में इसका कोई खास मतलब नहीं है, कोई पार्टिकुलर कोई विशेष मीनिंग नहीं है इसका वैसे जो है पूर्ण रूप से किसी सिचुएशन का, किसी स्थिति का या किसी वस्तु के पूर्ण रूप से इसका इंग्लिश में अर्थ लिया जाता है। लेकिन वैसे ये शब्द जर्मन भाषा का है और पूर्ण रूप इसका मतलब होता है। इसकी स्थापना की थी मैक्स वर्दीमर ने और इनके समर्थनकर्ता थे वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट लेविन और कुर्तकोफ का, ठीक है। ये इनके समर्थनकर्ता थे। ये प्रयोगकर्ता भी थे। आपको पता है जो मैक्स वर्दीमर ने एक सिद्धांत खोजा था अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, उस सिद्धांत को प्रूव किया था वोल्फगैंग कोहलर ने। कैनारी द्वीप पे जाके इन्होंने सुल्ताना नामक चिंपैंजी पे अपना पूरा प्रयोग किया था और 2 प्रयोग के जरिए इन्होंने पूरी जो है स्थिति को क्लियर कर दिया था कि जो मानव है, पशु है, वो अपनी अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। तो इनके साथ कुर्ट लेविन भी थे, कुर्तकोफका भी थे और कुर्ट लेविन ने बाद में अमेरिका जाकर अपना क्षेत्रवादी सिद्धांत भी दिया था। तो गेस्टाल्ट में सर्वाधिक महत्व किसको दी जाती है, पूर्णता को या समग्रता को? ये इस कारण कि ये मतलब दोनों, ये पूर्ण रूप को महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि ये चेतना के आंतरिक रूप और व्यवहार के बाह्य रूप, इन दोनों को सम्मिलित किया है इन्होंने। ये मानते हैं कि मतलब जो चेतना हमारे अंदर होती है, मानसिक ज्ञान की पहली पीढ़ी जो होती है, संवेदना या चेतना, वो, और जो बाहर रूप से प्रकट होता है व्यवहार, वो, इन दोनों को इन्होंने समग्र रूप एक साथ इन्होंने बना के और गेस्टाल्टवाद दिया, जिसमें पूर्णता, मतलब ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी चीज़ को दिखाया जाए और बच्चा सीख जाए। ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे को अधिगम कराना है तो उसे पहले पूरी स्थिति दिखाई जाए और उस स्थिति के बारे में उसको पूरी तरीके से अवगत कराया जाए। जैसे अगर बच्चे को किसी मशीन के बारे में जानकारी देनी है तो पहले उस मशीन को दिखाओ पूरा का पूरा और फिर उसके 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस करो, तो बच्चा जल्दी सीखेगा, ऐसे कहते हैं ये मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान मानते हैं, ठीक है। चेतना आंतरिक होती है और व्यवहार बाहरी होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया, इसीलिए इनके व्यवहार को पूर्णता या समग्रता का, इनके जो वाद है, इनका जो स्कूल है, इनका जो संप्रदाय है, उसको पूर्णता या समग्रता के मतलब में समझा जाता है। इनके अनुसार हमें पूर्ण से अंश की तरफ जानना चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब पहले अगर किसी स्थिति के बारे में बच्चे को सिखाना है तो उस स्थिति को पूर्ण रूप से बच्चे के सामने रखा जाए, उसके बाद उसके एक एक पार्ट करके बच्चे के सामने रखे जाएं, डिस्कस किए जाए, तो बच्चा जल्दी सीखेगा, ऐसा ये मानते हैं। इस संप्रदाय का नाम संज्ञानवाद भी है। मैंने आपको इनका सिद्धांत पढ़ा था तब जिक्र किया था कि ये जो है सेंसेस से ज्ञान लेना, सेंसेस से सीखना, एकदम से सूझ उत्पन्न होना, इस चीज़ को अधिगम मानते हैं। ये मानते हैं कि अधिगम धीरे धीरे नहीं होता, संज्ञान में जब चीज़ें आती है तो आहा अनुभव होता है, एकदम से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इनके संप्रदाय का नाम संज्ञानवाद भी है, जिसके लिए बुद्धि, मनन, सोच, विचारधारा आवश्यक होती है। संज्ञान का मतलब ही हमारे मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क में क्या होता है, बुद्धि, मनन, सोच, विचारधाराएं, ये सब होता है। क्योंकि इनके ज्ञान का ऊपरी बिंदु क्या है, संज्ञान। इसीलिए इनका सिद्धांत जो है हम व्यवहारवाद में नहीं पढ़ते, संज्ञानवाद में पढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा आया था, मानवतावाद, जो कि अब्राहम मैस्लो लेके आए थे और उन्होंने मांग का सिद्धांत भी दिया था, और ये हम कल पढ़ेंगे मानवतावाद के बारे में। तो आज जो है व्यवहारवाद और संज्ञानवाद यानी जो गेस्टाल्टवाद है उसके बारे में हमने पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। जो कल मानवतावाद है और मनोविश्लेषणवाद है उनका जिक्र करेंगे। मनोविश्लेषणवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा है, तो हम उसे एक पूरी क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसे किसी अलग क्लास के अंदर साथ में नहीं पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ेंगे उसको। और
इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक मनोविज्ञान के क्वेश्चन की सीरीज़ जो है शुरू करने वाली हूँ। प्रत्येक दिन आपको हर एक क्लास में 10 क्वेश्चन मिलेंगे विद व्याख्या, मतलब उन क्वेश्चनों की अच्छी खासी जो है उनके 360 डिग्री पे उनकी व्याख्या करके उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये वाली क्लासेस जो है ये ज़्यादा इनका फ़ायदा अगर किसी को हो सकता है तो वो फ्रेशर्स को हो सकता है, जिनको मनोविज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो पहले से मनोविज्ञान को पढ़ चुके हैं, लंबे समय से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो ये ईजी है। उनके लिए ज़रूरी है तो पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन जो मनोविज्ञान में पूछे हुए हैं या अभी ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी स्टेट में एक बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो दूसरे स्टेट में उसकी बहुत संभावना होती है उस क्वेश्चन के पूछे जाने की किसी टॉपिक से। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, 10-10 करके डेली के 10 क्वेश्चन हुआ करेंगे, उनकी अच्छी खासी व्याख्या भी हुआ करेगी। तो आप ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और जो मैं इस पे क्विज पोल पे डालती हूँ ना क्वेश्चन, उनके आंसर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, उनकी जो व्याख्या होती है वो लिखें। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी कि मैंने कहीं पे कुछ लिखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।